तो पहला है जो पूछा जाता है अक्सर, मैं वही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। Shelley was merely dreamer-like, more dreamer-like Blake. Shelley was more dreamer like Blake. He stumbled through reality without noticing it. Without noticing it. ब्लेक से कहीं ज़्यादा ड्रीमर था, स्वप्न दृष्टा था शैली, और वास्तविकता के जगत में वास्तविकता के पत्थरों से वो टकराता था। विदाउट नोटिसिंग इट, लड़खड़ाता था और उस वास्तविक दुनिया के पत्थरों को वो समझ नहीं पाता था। दूसरा स्टेटमेंट है ही इज सीयर, he is seer like Langland and Wycliffe. They were practical. They were practical and made the world a fit place to live on. But Shelley merely dreamt of. दूसरा एपिथेटिकल स्टेटमेंट है कि शैली इज सीयर लाइक लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ। लैंगलैंड के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, वाइक्लिफ के भी बारे में पढ़ चुके हैं। लैंगलैंड एक रिवोल्यूशनरी था और अंग्रेजी भाषा का पहला सैटिरिस्ट भी था जिसने पियर्स प्लाउमैन लिखा। और वाइक्लिफ के बारे में जानते हैं कि वाइक्लिफ ने लैटिन भाषा से बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो लैंगलैंड और वाइक्लिफ की तरह से वो भी एक भविष्य दृष्टा था, लेकिन लैंगलैंड और वाइक्लिफ ने ये दोनों लोग प्रैक्टिकल थे, व्यवहारिक थे और दुनिया की व्यवहारिकता से परिचित थे। दे मेड द वर्ल्ड फिट प्लेस टू लिव इन। उन्होंने दुनिया को एक उपयुक्त स्थान बनाया ताकि लोग रह सकें। बट शैली मेयरली ड्रीम्ड ऑफ, लेकिन दुनिया को खूबसूरत और व्यवहारिक बनाने का सपना केवल शैली देखता रहा। क्या दिक्कत है बेटा, आज क्लास नहीं चल पाएगी क्या? हाँ? तीसरा है शैली वाज visionary enthusiast, radical enthusiast, anarchist, more dreamer,
but could not make this world harmonious place to live in. शेली एक विजनरी था, रेडिकल कहते हैं क्रांतिकारी को, क्रांतिकारी था, एंथुसियास्ट अति उत्साही था, एनार्किस्ट अराजकतावादी था। अराजकतावादी का मतलब ये नहीं कि जैसे आमतौर पर दुनिया या समाज में जो अराजकता पैदा करता हो, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की अराजकता को जो है मिटा करके मिटाने के लिए अराजक बनता हो। ही वॉज मोर ड्रीमर बट कुड नॉट मेक दिस वर्ल्ड हार्मोनियस प्लेस टू लिव इन। बावजूद इसके इस दुनिया को वो एक समरसतापूर्ण दुनिया नहीं बना सका जिससे कि लोग इस दुनिया में रह सकें। He tore down, next statement है, he tore down social establishment. For which he paid dearly, and at last became prey to conjunctive fever. कंजम्पटिव फीवर कहते हैं टीबी के रोग को, या टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ये तो कुछ एपिथेटिकल स्टेटमेंट की चर्चा हो गई है। अब शेली के वर्क्स की चर्चा कर ली जाए और उसके वर्क्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल कर ली जाएगी। शेली's work। पहला क्वीन मैप, तो इसका पब्लिकेशन ईयर भी मैं देता जा रहा हूँ 1816 में। और उसका दूसरा वर्क है एलास्टर। ये भी जो है 1816 में पब्लिश हुआ था। और उसकी तीसरी रचना है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये सारे वर्क्स के बारे में हल्का सा डिटेल करूंगा। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये 1818 में पब्लिश हुआ था। उसकी चौथी रचना है रोजलिन एंड हेलेन। रोजलिन एंड हेलेन ये ट्रेजेडी है, जिसका भी प्रकाशन 1818 में हुआ है। द सेंसी
ये भी ट्रेजेडी है शैली की। 1819 में। उसके नेक्स्ट वर्क है प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड। और हाँ, ये देखिएगा कि ये लिरिकल ड्रामा है, प्रश्न पूछा गया है। लिरिकल ड्रामा 1820 में इसका पब्लिकेशन है। और एपिप्सिटिडियन ये ग्रीक वर्ड है जिसके बारे में मैंने कहा कि हर वर्ग के बारे में हल्की हल्की चर्चा कर दूंगा। एपिप्सिटिडियन। और इसका पब्लिकेशन ईयर है 1821 में। एपिप्सिटिडियन के बाद उसने लिखा था हेल्लास। 1822 में। और नेक्स्ट वर्क है एडोनिस, लास्ट वर्क है एडोनिस। ये एरेजी है, पर्सनल एरेजी ऑन डेथ ऑफ किड्स। नोट कर लें फिर इसके बाद जो है। हाँ जी, इधर देखो जो है स्पीड कैसी है। हाँ? थोड़ा सा रुक जाए, आपको नेटवर्क की भी जो है कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर जो है सही हो जाता है तो ठीक है। क्या कुछ सही हुआ? क्या हुआ? नेटवर्क इसके लाइव में है ना, कोई जगह लाइव के जो देता है स्पीड को भी देता है। जब इन्वर्टर वहाँ चल रहा है तब भी नेगेटिव थे। हाँ, जब इन्वर्टर वहाँ चल रहा था तब भी नेगेटिव थे। चलो ना करिए। कुछ दिख रहा है अब? कुछ क्लियर हुआ जरा देखो। यहाँ थोड़ी पता लगी होगा। तो नोट कर लिया हूँ तो फिर आगे बढ़ा जाए। सारे लोग नोट कर लिए हैं? ओके, थैंक यू। तो अब थोड़ा मैंने कहा कि उसके हर वर्ग की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, शॉर्ट में, डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में क्योंकि कोई एकेडमिक स्टूडेंट नहीं है। हाँ जी, किसका? एडोनिस का। एडोनिस का जो है 1822 में हुआ था।
इसके पहले वर्ग की कुछ चर्चा कर ली जाए। क्वीन मैग, क्वीन मैग इज इमेजिनरी क्रिएशन ऑफ शैली। वास्तव में क्वीन मैग कोई वास्तविक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वह एक काल्पनिक रचना है, क्रिएशन ऑफ शैली। सी स्टैंड्स फॉर, सी इज सिंबॉलिक करने, सी इज सिंबॉलिक ऑफ हार्मोनियस स्टेट ऑफ लाइफ। क्वीन मैग वास्तव में जीवन के समरसतापूर्ण स्थिति का प्रतीक है। नेक्स्ट जो है एलास्टर। एलास्टर का एक और भी टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। मिटा दें इसको। और ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, क्वीन मैग इज नोविश अटेम्प्ट। नोट में लिख लीजिएगा, क्वीन मैग इज नोविश अटेम्प्ट। नोविश कहते हैं नौसिखिया को या नए कुल को। नोविश अटेम्प्ट ऑफ शैली। इन पोएट्री। उसका दूसरा वर्क है एलास्टर, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड एक तरह से ये भी ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न पूछा गया है, इट इज स्पिरिचुअल spiritual biography of Shelley. The poem is an expression of sluggish कहते हैं आलस्यपूर्ण, an expression of sluggish state of mind. An expression of sluggish state of mind. Shelley roams about in Athens। थोड़ा सा दोबारा जुड़ जाइएगा मित्रों। अभी जो है बेबीलोन, यरूशलेम, and at last अगर जुड़ गए हो तो एक बार थोड़ा सा और 5-10 मिनट के लिए आप लोग देख लें। एलास्टर
द फुल टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। वास्तव में इट इज स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ शेली। ये स्पिरिचुअल बायोग्राफी है शेली की। द पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्लगिश स्टेट ऑफ माइंड। आलस्यपूर्ण मस्तिष्क की स्थिति का पूर्ण विवरण है सॉलिट्यूड। शेली रोम्स अबाउट इन एथेंस। कविता में शेली ने दिखाया है कि वो मानसिक रूप से भटकता है। एथेंस, बेबीलोन और यरूशलेम। जब उसको कहीं पर भी मानसिक शांति नहीं मिलती है तो आखिर में वो कश्मीर आता है। और ये पितृ प्रश्न पूछा गया है कि इन विच ऑफ शेलीज वर्क द कश्मीर इज मेंशन्ड। शेली की किस रचना में कश्मीर का जिक्र हुआ है? तो वो है एलास्टर द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। आखिर में वो कश्मीर आता है जहाँ पर एक कुछ हेलो हाँ जी, जहाँ पर उसकी भेंट एक खूबसूरत लड़की से होती है और वहीं पर शेली अपने मानसिक रूप से शेली अपने जीवन का अंत करता है। उसका नेक्स्ट वर्क है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। लिखाएं, इसको नोट कर लिए हैं। The revolt of Islam. The original title was Laon and Sitna. जिसका जो मूल टाइटल था लाओन एंड सितना, बाद में शेली ने इसका टाइटल द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम कर दिया। इट इज ए स्टोरी ऑफ टू पर्सन, लाओन एंड सितना। लाओन ये भाई है एंड सितना ये लाओन की सिस्टर है। दे फाइट against tyranny of Islam, इस्लाम की निरंकुशता के खिलाफ दोनों भाई बहन संघर्ष करते हैं। फॉर ए टाइम दे सक्सीड, but at last they were captured and burned in steel. While dying, Sitna makes a statement मरते वक्त सितना का स्टेटमेंट है द क्वेस्ट फॉर लिबरेशन कैन नेवर बी क्वेंच्ड।
the quest for liberation can never be quenched. वास्तव में रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ये दो भाई बहन की कहानी है। लाउन जो कि नायक है और उसकी बहन सितना नायिका है। दे फाइट अगेंस्ट टायरनी ऑफ इस्लाम। इस्लाम के अत्याचार और निरंकुशता के खिलाफ दोनों भाई बहन संघर्ष करते हैं। फॉर ए टाइम दे सक्सेड, कुछ समय तक उनको उनके संघर्ष में जीत हासिल होती है, लेकिन आखिर में लोगों को बंदी बना लिया जाता है। लाउन और सितना को उनको आग में जला दिया जाता है। वाइल डाइंग, मरते वक्त सितना एक प्रसिद्ध संदेश देती है, द क्वेस्ट फॉर लिबरेशन कैन नेवर बी क्वेंच्ड। जिसके प्राणों में आज़ादी की प्यास जग चुकी हो उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। अब अगले वर्ग की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। Prometheus Unbound। प्रोमेथियस अनबाउंड इसकी चर्चा कल कर लेते हैं। रहने दो, थोड़ा सा बता दो। अरे दोस्तों, थोड़ा सा जो है नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है और